वर्गीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 lay down a federal constitution? Did the government of India Act 1935 lay down a federal constitution? डिस्कस करिए। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप ये इसे देख सकते हैं। इस प्रश्न के बारे में जो आप 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचिए, तब मैं बताऊंगा, तब आपका दिमाग खुलेगा। चलिए बच्चों, फटाफट एक बार आप सोचिए। 30 सेकंड तक आपको मौका मैं दे रहा हूं। 30 सेकंड तक आप सोचिए इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद में भइल बा। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको चलिए, दिमाग बच्चों मैं इसलिए आपका लगवा रहा हूं क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, तब तक आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि सुनील सर ने आंसर बता दिया, अब तो बस हम यही लिखेंगे। आप सोचने की क्षमता, चूंकि सुनील सर ने इसका बताया ना, लेकिन यूपीएससी तो कुछ और पूछ लेगा, इसलिए सुनील सर को ग्रेड बनाने की बजाय अपने दिमाग को ग्रेड बनाइए, आप देखिए चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है, डिमांड परिसंघीय, तो सबसे पहले इंट्रो मारना है, परिसंघीय व्यवस्था क्या है। फिर 1935 से 1950 का जो हमने फाइनल संविधान अपनाया, कौन कौन विशिष्ट आधार गए हैं। फिर हम परीक्षण करेंगे, यानी एग्जामिन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं क्या वास्तव में उपरोक्त बिंदु सत्य हैं, यानी क्या ये सत्य हैं, और फिर सत्य हैं तो कहां तक सत्य हैं, ये होता है डिमांड। तो ऐसे ही ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसको बोलते हैं संरचना। इसको क्या बोलते हैं? इसको संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? संरचना या स्ट्रक्चर का मतलब, इसका मतलब ये होता है, ध्यान करिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जब सीखने का मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको क्या करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको पहले ही बना लेंगे तो आपका एक्शन, जो आंसर का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमेशा अच्छा जाएगा। तो ये इसीलिए, तो पहला क्या करेंगे, हम देखेंगे परिसंघीय व्यवस्था, यानी बताएंगे इंट्रो। फिर बताएंगे कौन कौन से विशिष्ट आधार थे परिसंघीय व्यवस्था के 1935 में, जो 1950 में गए। अब गए तो उसका परीक्षण करेंगे, क्या वास्तव में भाई गए, और गए तो कहां तक गए, यही आपका आंसर का फॉर्मेट होगा। आंसर प्रैक्टिस। अब यहां पर आपकी आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट होती बच्चों। ये हो गई भूमिका, ये हो गई भूमिका। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, ये आपका हो गया भूमिका। क्या हो गया? भूमिका। तो अब देखिए, सबसे पहले यहां बताया गया परिसंघीय व्यवस्था क्या है, यानी भूमिका में बताया गया है कि परिसंघीय व्यवस्था क्या है, यानी परिसंघीय व्यवस्था क्या है। पहले आप इसको आप देखिए, तो परिसंघीय राज व्यवस्था में सामान्यतः कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। परिसंघीय राज व्यवस्था में सामान्यतः कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं बताया। दो क्वेश्चन में पॉइंट बताया था, एक में पैराग्राफ वाला बता रहा हूं कि आप चाहे तो भूमिका पॉइंट में भी लिख सकते हो, चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्ट। देखिए, आंसर राइटिंग कंफर्ट है। आंसर राइटिंग कोई ढांचा नहीं कि सुनील सर ने बताया, एक्स सर ने बताया तो वो ढांचा, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे। आपको बेटा क्या करना है? आपको कंफर्ट रहना है। आपको क्या करना है? आपको कंफर्ट रहना है। आपको क्या करना है? आपको कंफर्ट रहना है।
क्या करना है, कंफर्ट रहना है। तो जैसे भी कंफर्ट, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से आंसर लिखिएगा। यूपीएससी का कोई पैरामीटर नहीं होता कि जो सुनील सर बता रहे हैं ऐसे ही आंसर राइटिंग होनी चाहिए। सुनील सर एक मेंटोर हैं, अपनी क्षमता से बता रहे हैं, आप अपनी क्षमता से अपने कंफर्ट को, तो चाहे पैराग्राफ को आप ऐसे लिखिए और चाहे इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दो में मैंने पॉइंट लिया था, पैराग्राफ और पॉइंट लिया था, यहां पर मैं सीधा पैराग्राफ ले रहा हूं। तो परिसंघीय राज्य व्यवस्था में सामान्यतः कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लिखित संविधान पाया जाता है, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, और इसके साथ तीसरा परिसंघीय सरकार यानी तथा इसकी इकाइयों यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है, और चौथा इनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अपने निजी ढंग से एवं स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पांचवा, दोनों के मध्य विवाद के समाधान के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। तो यानी ये हो गया क्या, परिसंघीय शासन क्या होता है। तो एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों, यानी परिसंघीय राज्य व्यवस्था में हमने बताया सामान्यतः कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। जैसे क्या विशेषताएं होती, पहला लिखित संविधान होता है, पहला। दूसरा संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान सर्वोच्च होता है। तीसरा, इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। चौथा, इनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में यानी कि केंद्र और राज्य के द्वारा एक स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा, इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए तो एक उच्चतम न्यायालय है जो दोनों के मामलों की क्या करता है, न्यायिक प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो ये हो गया आपका यहां से। अब देखें, ये हमने भूमिका अब बताया, और कनेक्टिविटी देखिए, आंसर राइटिंग में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कनेक्टिविटी देखिएगा, कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया है। कनेक्टिविटी यानी कि हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटरलिंक होनी चाहिए। अब देखिए मैंने अगला क्या, इस आधार पर, यानी किस आधार पर, ये जो आपने ऊपर लिखा, इस आधार पर देखें तो अन्य सभी अधिनियमों के विपरीत 1935 के अधिनियम द्वारा अनेकों प्रावधान सुनिश्चित किए गए जो परिसंघीय संविधान के विकास में आधारभूत साबित हुए। यानी यहां यह कहा गया कि इन आधारों, यानी जो ये 5 आधार बताए गए हैं, इन आधारों पर देखें तो 1935 के अधिनियम में परिसंघीय व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण अभिलक्षण दिखाई देते हैं। ये यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बताया गया। अब देखिए कैसे लिखा गया, जैसे जैसे यानी एग्जामिनर को मैंने कहा ना, आप अपने लिए आंसर मत लिखिए, सुनील सर के आंसर के लिए, कंफर्ट के लिए लिखिए, एग्जामिनर के कंफर्ट के लिए। आप कहते हैं ना कि सर सुनील सर आप आंसर चेक कर दीजिए, हजारों बच्चे कितनों के आंसर में चेक कर सकते हैं। आप स्वयं अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आप लिखिए और उसके बाद पढ़िए एक बच्चे की तरह, मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में एक बच्चे की तरह आ रहा है, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, समझिए आपने अच्छा आंसर लिखा। जैसे अब वही सारे पॉइंट आएंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो राज्य एवं देशी रियासतों से निर्मित होता है, यह एक पहला पॉइंट है। हालांकि यह योजना विफल हुई, चली नहीं, क्योंकि देशी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुई, परंतु परिसंघीय संविधान की दृष्टि से यह प्रावधान 1950 में अपनाया गया। यानी कि जब ये आपका 1950 में यह सीधा परिसंघीय, यह जो संघ है आया, केंद्र और राज्य और रियासतें वगैरह सब शामिल ही हो गई। दूसरा, विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा उसकी इकाइयों के मध्य किया गया और 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची में 59 विषय जैसे विदेश, संचार, मुद्रा, राज्य सूची में 54 विषय जैसे पुलिस, प्रांतीय शिक्षा, ठीक है ना, प्रांतीय शिक्षा इत्यादि, और समवर्ती सूची में 39 विषय जैसे क्रिमिनल लॉ, मध्यस्थता, और अवशिष्ट शक्ति गवर्नर के पास। यही व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ भारतीय परिसंघीय प्रणाली की विशेषता बनी। तो आप देख सकते हैं, यानी आपने दूसरा पॉइंट बताया और फिर लिख दिया, केवल पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट को प्रूफ किया। ये आपने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध कर दिया कि यही व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ भारतीय परिसंघीय प्रणाली की विशेषता बनी। क्या कर दिया आपने, सिद्ध कर दिया। और तीसरा क्या, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना। तो आज भी द्विसदनीय व्यवस्था दिखाई देती।
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत और संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवाओं के चयन हेतु तो लोक सेवा आयोग की स्थापना और संघीय न्यायालय की स्थापना। तो ये सारी चीजें उपर्युक्त सभी तथ्य, अब देखिए निष्कर्ष निष्कर्ष उपर्युक्त सभी तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 1935 के अधिनियम ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, परंतु शक्ति का बड़ा हिस्सा केंद्रीय नेतृत्व के पास था। जैसे गवर्नर कई मामलों में बिना मंत्रियों के सलाह के काम कर सकता था। यह व्यवस्था वर्तमान संघीय व्यवस्था में भी परिवर्तित रूप में देखी जा सकती है। इसीलिए इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा है कि 1935 का अधिनियम 1950 का आधार है। ये बाबा साहब ने स्वयं कहा है, इसलिए उनका नाम लिख करके लास्ट में प्रूफ कर दीजिएगा, इसी एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, पॉइंट इज क्लियर। कैसा लगा आंसर एक बार सारे बच्चे बताएं, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए आंसर लिखने में चालाकी क्या है। सबसे पहले प्रश्न कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इस पर आपको चर्चा करनी, यूपीएससी का प्रश्न है ये। सबसे पहले मैंने बताया बच्चों स्ट्रक्चर बनाइए, डिमांड निकाल लीजिए, डिमांड आपने निकाला। फिर मैंने बताया कि कैसे प्रश्न लिखना है, यानी भूमिका में क्या बता देना है, और भूमिका के बाद ये देखिए आपने सबका प्रूफ किया। लेकिन आपने देखा होगा कि यहां पर हमने एक एक लाइन लिखा, उसका प्रूफ भी किया, यानी सिद्ध भी किया। यहां भी हमने सिद्ध किया, परंतु तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट हमने सिद्ध नहीं किया, केवल लिख दिया। जरा देखिएगा, सिद्ध नहीं किया, केवल लिख दिया, यानी कि संघीय व्यवस्था केवल लिख दिया, केवल क्या किया, लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया, केवल लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों लिख दिया? क्योंकि शब्द सीमा का भी तो हमें ध्यान रखना है ना, यानी शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। मुस्कुराइए, शब्द सीमा, एक एक बात सिखा रहा हूं। इसका मतलब है आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको मैंने यहां डिटेल्ड कर दिया, यहां तक जो इंपॉर्टेंट था डिटेल्ड कर दिया। इसके बाद चूंकि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, तो बाकी वाले पॉइंट को ऐसे लिख करके और फिर निष्कर्ष में बता दिया कि ऊपर वाले सारे एलिमेंट इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 1950 1935 के बेस पे बना है। ये इस चतुराई के बारे में क्या कहेंगे? अब आनंद आया होगा, अभी तक नहीं आया। आनंद आया मेरे प्यारे बच्चों, आनंद शब्द लिख दीजिए। आनंद आया कि नहीं? आनंद शब्द लिख दीजिए, मजा लिख दीजिए, यानी जैसे हम अध्यात्म की तरफ चल रहे हो। यानी आंसर राइटिंग तभी आएगी जब आप अध्यात्म की तरफ अपने आप को लगाएंगे, यानी अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब जा करके आपको आनंद की अनुभूति होगी। एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों, फटाफट आनंद आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और जो चालाकी सिखाई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चालाकी सिखाई है कि स्टार्टिंग में परीक्षक का दिल जीतने के लिए, स्टार्टिंग में परीक्षक का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए? डिटेलिंग कर दिया। स्टार्टिंग में परीक्षक का दिल जीतने के लिए डिटेल कर दिया, लेकिन जैसे ही परीक्षक का दिल जीत लिया तब तक पता चला कि शब्द सीमा ही कम पड़ रही है, तो हमने ये लिख दिया डायरेक्ट पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, अगर शब्द ज्यादा हो, एक दो पॉइंट नीचे वाले उड़ा भी दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो उसने पूछा समझा दिया और फिर आपने डायरेक्ट निष्कर्ष लिख दिया, आपका आंसर समाप्त हो गया। तो हमें दूसरों का दिल जीतना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको परीक्षक का दिल जीतना, नोट करिए। आज की शिक्षा नंबर आखिरी, यानी जो आज आपने अंत में सीखा, लिख लीजिएगा अपने आंसर राइटिंग पे अपनी टेबल के सामने। आंसर राइटिंग एक कला है, नोट करिए। आंसर राइटिंग एक कला है जिसका उद्देश्य कॉपी चेक करने वाले को खुश करना है, जिसका उद्देश्य कॉपी चेक करने वाले को खुश करना है। साथ ही शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। ऐसे में प्रारंभिक कुछ पंक्तियों में अपने
लेखन कौशल को दिखाते हुए अंत में केवल संकेतित या संकेत में बातें कहनी है। प्रारंभ में जो बातें कहनी है, स्टार्टिंग पैराग्राफ चेंज करिए। प्रारंभ में जो बातें कहनी है उसको लगातार प्रूफ करते हुए चलना, उसको सिद्ध करते हुए चलना है, जिससे परीक्षक ऐसा करने को बाध्य हो जाए। ये रही चालाकी, और जो आज मैंने आपको सिखा दी। अब आप सोचिए कितने आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं आप। ओए मेरा बच्चा, ये जो हिंदू में बताता रहता हूं सब प्रैक्टिस करने वाले हैं आप। जो बच्चा हिंदू फॉलो करेगा और एम लक्ष्मीकांत मेरी क्लास फॉलो करेगा, उसका पूरा सिस्टम मैं चेंज कर दूंगा 3 महीने के अंदर। 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है, अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाते जाते 4 महीना मुझे लग जाएगा। आपको एकदम से पॉलिटी में ऐसे खड़ा करूंगा, शेर की तरह, लॉयन की तरह, शेर और शेरनियों की तरह। मैं ज्यादा ही शेर कर रहा हूं। पेट्रियॉर्की मेरे अंदर भी है, थोड़ी पितृ सत्ता मेरे अंदर भी है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी। बार बार शेर। अरे शेर और सॉरी, शेरनिया और शेर। अब मैं अपनी पितृ सत्ता को थोड़ा वापस कर रहा हूं। शेरनिया शेर, शेरनिया शेर, शेरनिया। जितनी बार मैंने शेर कहा है, अब उसको मैं उल्टा कर रहा हूं, शेरनिया और शेर, शेरनिया, शेरनिया और शेर, शेरनिया और, अब मैं शेरनियों को पहले कर रहा हूं, शेरनिया 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 शेरनिया, क्योंकि मैं पेट्रियार्की वाला हूं नहीं, तो ऐसे बार बार निकल आता है तो अटपटा लगता है। ठीक है। ठीक है, चलो। ओके बच्चों, कभी कभी टीचर के मन में भी वो बचपना जाग आता है यार। वो बचपने को हमेशा जिलाए रखना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप लोग हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, एम लक्ष्मीकांत फैमिली। अभी की जो फैमिली एम लक्ष्मीकांत फैमिली, तो ऑब्वियस है अपनी फैमिली में तो भारत शासन अधिनियम नो फार्मूला कंप्लीट अध्ययन, यहाँ कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस